पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करते हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यही रहती है कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हों। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए हम क्या जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में मछली पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय माना जाता है। इससे आमदनी भी काफी अच्छी होती है, बशर्ते इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। बहुत से किसान इससे जुड़े हुए हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मछली पालन से, तो किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। मछली पालने के लिए ऐसे तालाब की जरूरत होती है जिसमें कम से कम 6 महीने पानी उपलब्ध रहे और गर्मी के दिनों में भी कम से कम 5 फीट पानी भरा रहता हो। अगर ऐसा तालाब नहीं है तो अगल बगल से पानी की व्यवस्था करनी होगी। आप चाहें तो नया तालाब खुदवा सकते हैं। नए तालाब के लिए निचली जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह जहां पानी ज्यादा समय तक रुकता हो। दोमट मिट्टी ज्यादा समय तक पानी रोकने वाली होती है। वैसे तो छोटे तालाब में मछली पल जाती है, लेकिन अगर कम से कम आधे एकड़ का तालाब होगा तो मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी। तालाब आयताकार हो और चौड़ाई के मुकाबले लंबाई 3 गुना होनी चाहिए। तालाब की तलहटी में पेड़ की जड़ या पत्थर को ना छोड़ें। आगे चलकर ये मछली पकड़ने में रुकावट बनेंगे। अगर तालाब में पानी भरने के लिए नदी, नाला या नलकूप हैं, तो 5 से 6 फीट की गहराई काफी है, वरना ये 10 से 11 फीट रखनी होगी। मछली का बीज छोड़ने से 8 से 10 दिन पहले तालाब में गोबर और चूना डालना है। इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के लिए 40 क्विंटल सड़े गोबर की जरूरत होती है। इसे एक साथ नहीं बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। शुरू में 8 क्विंटल, इसके बाद हर माह 4-4 क्विंटल। तालाब में चूना डालना बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहां की मिट्टी अम्लीय है। महीन पाउडर चूना तब देना है जब तालाब सूख गया हो और सभी बेकार मछलियों को उससे निकाल लिया गया हो। तालाब में रासायनिक खाद भी देना जरूरी है। इसके लिए 80 किलो DAP, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालें। इसे भी एक बार में नहीं देना है, बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। अगर आपके तालाब में सड़े गले पत्ते या इसी तरह की दूसरी चीजें आती हैं, तो फिर गोबर की मात्रा कम की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि तालाब में किस तरह की मछलियां पालनी हैं। वैज्ञानिक खोज के बाद ये बात सामने आई है कि अगर 6 किस्मों की मछलियां एक साथ पाली जाएं, तो पैदावार ज्यादा होती है। इन 6 किस्मों में शामिल हैं कतला, मृगल, रोहू, सिल्वर कॉप, ग्रास कॉप और कॉमन कॉप। इन किस्मों को पालने से सभी तरह के भोजन का सही से उपयोग हो जाता है। वैसे भी इन मछलियों की आपस में दोस्ती होती है और बड़ी मछलियां छोटे बच्चों को नहीं खाती। तालाब में जगह सीमित होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मछलियों का बीज डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर बीज बड़े आकार का यानी 3 इंच लंबा है, तो 1 एकड़ में 4000 बीजों की जरूरत होगी और अगर लंबाई 1 इंच है तो 10,000 बीज डालने होंगे। अच्छी बढ़त के लिए गोबर की खाद के अलावा पूरक आहार भी देना होता है।
इसके लिए सरसों की खली और धान का कूड़ा समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम डालते रहें। बीज डालने के बाद हर महीने जाल डालकर मछली की बढ़वार को देखते रहें। अगर किसी तरह की बीमारी, दाग या घाव नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। सुबह सूरज निकलने से पहले अगर मछली पानी के बाहर कूदे या हवा में मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करें तो समझ लें कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। पानी को बांस से पीटें, कुछ चूना पाउडर डाल दें या फव्वारा की तरह पानी को फेंकें। इससे पानी के ऑक्सीजन स्तर में सुधार आ जाएगा। पानी का रंग गहरा हरा होने पर पूरक आहार और खाद देना बंद कर दें। हरा रंग हल्का पड़ जाए तो पूरक आहार फिर से शुरू कर दें। अगर मछली पानी की सतह पर समूह बनाकर घूमे तो समझ लें कि वो भोजन तलाश रही है। ऐसे में पूरक आहार बढ़ा दें। अगर मछली अकेले घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तालाब से सभी मछलियों को एक साथ नहीं निकालना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके पकड़ना है। इससे उत्पादन ज्यादा होगा। इस तरह 1 एकड़ तालाब से साल भर में 15 क्विंटल मछलियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की है झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे।
नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कई ऐसी मिसालें हैं जो प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं। जी हाँ, हमारे किसानों ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है और हमारे इस सेगमेंट में हम ऐसे ही कुछ सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए उनसे मिलते हैं। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है, और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं।
कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि चीज़ इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसकी शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि देश भर में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा सके, हमारे किसानों को, हमारे देश के युवाओं को इसकी खेती के प्रति जागरूक किया जा सके। बता दें आपको, इसके लिए आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाती है और वन विभाग द्वारा इसकी पौध भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस मिशन से तो आइए बताते हैं आपको क्या है प्रक्रिया। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को
पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, तो खेती किसानी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर योजनाबद्ध तरीके से इसे किया जाए तो एक तो लागत में कमी आती है और मुनाफा भी बढ़ जाता है, फसलें भी सुरक्षित हो जाती हैं। तो किस तरह से इस योजना से हमारे किसान लाभान्वित हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है, वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को बस स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।